नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले एक घंटे में बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की, बताएंगे लोकसभा दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कौन कौन सी बड़ी बातें कही। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत यात्रा पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ और खास रहेगा इस दौरे में उनके, आपको बताएंगे। और साथ ही बात होगी और भी महत्वपूर्ण खबरों की, बात करेंगे मुर्शिदाबाद पर हो रही अहम सुनवाई को लेकर भी, और साथ ही बात करेंगे उन तमाम बड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, यानी हेडलाइंस पर। विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है देश। 17वां लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, हर सेक्टर में भारत को लहराना है परचम। सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी समाप्त करने को बताया सफलता का मूल मंत्र। विदेशी धरती पर एक बार फिर बिगड़े राहुल गांधी के बोल, चुनाव आयोग की नीयत और निष्पक्षता पर उठाए सवाल। भाजपा ने राहुल पर विदेश में देश का नाम खराब करने के लगाए आरोप। कहा, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना राहुल की पुरानी आदत। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, अदालत की निगरानी में जांच की है मांग। सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी भी आज जाएंगे मुर्शिदाबाद। चार दिन के भारत दौरे पर परिवार के साथ नई दिल्ली पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज शाम में करेंगे मुलाकात। और अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज खासतौर से, अगर बात की जाए, हम प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। दरअसल मौका था 17वें लोक सेवा दिवस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान लोक सेवकों को न सिर्फ संबोधित किया, उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने सदैव देश भर के लोक सेवकों को नागरिकों के हित में समर्पित होने, जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध होने और अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस वर्ष प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में 16 पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवकों से नागरिक देवो भव के भाव से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों को विकसित भारत का शिल्पकार के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। संवेदनशील रहिए, गरीब की आवाज सुनिए, गरीब की तकलीफ समझिए, उनका समाधान करना अपनी प्राथमिकता बनाइए। जैसे अतिथि देवो भव होता है, वैसे ही नागरिक देवो भव, इस मंत्र को लेकर के हमें चलना है। आपको सिर्फ भारत के सिविल सर्वेंट्स के रूप में ही नहीं, विकसित भारत के शिल्पकार के रूप में अपने दायित्व के लिए तैयार करना है। वो एक वक्त था, आप सिविल सर्वेंट बने, सिविल सर्वेंट के रूप में आगे बढ़े, और आज भी सिविल सर्वेंट के रूप में सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है साथियों। मैं जिस रूप में आने वाले भारत को देख रहा हूं, जिन सपनों को मैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की आंखों में देख रहा हूं, और इसलिए मैं अब कह रहा हूं कि आप सिर्फ सिविल सर्वेंट नहीं हैं, आप नए भारत के शिल्पकार हैं। तो नए भारत के शिल्पकार हैं आप। लोक सेवकों को संबोधित करते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, और इस दौरान उन्होंने समग्र विकास और नवाचार पर भी ई बुक्स का विमोचन किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने 3400 से ज्यादा कानूनों में बदलाव किया और इसे लेकर उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने लक्ष्य के दबाव के आगे घुटने नहीं टेके।
ई बुक्स जिनका विमोचन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस दौरान अपने संबोधन में कई अहम बातें उन्होंने कही। प्रधानमंत्री ने कहा खासतौर से नागरिक देवो भव ये एक मूल मंत्र हमें अपनाना होगा लोक सेवकों को। और साथ ही इस दौरान आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐसे यानी लोक सेवक जो हैं उनके साथ संवाद भी किया। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जो लोक सेवक हैं नए उनके साथ संवाद करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार एक प्रोत्साहन देने का काम करते हैं, उसके साथ साथ एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से ना सिर्फ देश को आगे ले जा सकते हैं, देशवासियों के हित में क्या कुछ कर सकते हैं, तमाम मूल मंत्र अपने संबोधन में अक्सर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ भी जो लोक सेवक हैं उनके साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ की। लोक सेवकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जिसमें उनके साथ संवाद करते हुए नजर आए और कैसे उनकी एक अहम भूमिका देश को विकसित बनाने में हो सकती है। 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको कैसे हम और तीव्रता के साथ उस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और खासतौर से लोक सेवकों को प्रधानमंत्री ने शिल्पकार कहा है। एक महत्वपूर्ण भूमिका जाहिर तौर पर जो तमाम लोक सेवक हैं ये निभाते हुए नजर आएंगे देश को विकसित बनाने के लिए। और इस दौरान किस तरीके से किस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ किया। नागरिकों को सेवाएं देने की बात कही जाए, सुविधाएं देने की बात कही जाए या किस तरीके से जब अलग अलग योजनाओं के क्रियान्वयन की बात कही जाती है उन सब पर बातचीत करते हुए नजर आए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहुल गांधी की जिनके बोल एक बार फिर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। जैसा सोचा जा रहा था कि राहुल एक बार फिर विदेशी जमीन से देश की मोदी सरकार और देश के आंतरिक मुद्दों पर बोलेंगे, वैसा ही हुआ। उन्होंने बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एक सत्र में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने पिछले साल हुए महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने देश की चुनाव प्रणाली और निर्वाचन का खासतौर से निर्वाचन आयोग की मंशा को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और यह बिल्कुल साफ है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं विवादित बयान राहुल गांधी का यहां, जिसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम देख चुके हैं किस तरीके से राहुल के जो बोल हैं बिगड़ते हुए नजर आते हैं विदेशी धरती पर। और खासतौर से विदेशी धरती पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर आरोप लगाने पर बीजेपी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत का अपमान किया है। राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। इस दौरान संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी याद रखें कि उसने डकैती की है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड का केस डकैती का केस है। विदेश में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उस पर छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप
देशद्रोही कहलाएंगे। वहीं विदेशी धरती पर लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर आरोप लगाने पर लगातार बीजेपी की तरफ से जो कड़ी प्रतिक्रिया है वो जाहिर की जा रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, यही उनकी पहचान बन चुकी है। ये यही दिखाता है कि कुछ लोग पीएम मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोध में उतर आए हैं। भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। राहुल गांधी ने तो एक बार बोल दिया आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के साथ फाइट करते करते इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल उठाना। जब जुडिशरी आपके पक्ष में फैसला दे, जुडिशरी ठीक। जब आप चुनाव जीतो तब इलेक्शन कमीशन दरअसल तेलंगाना में ठीक, हिमाचल में ठीक, परंतु जब आप चुनाव हार जाओ महाराष्ट्र और हरियाणा में तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ो। दरअसल अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, यही इनका फसाना है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए यहाँ पर शहजाद पूनावाला की अगर बात तक की जाए। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी के इस तरह के जो बोल हैं वो सामने आए हों। इससे पहले भी विदेशी धरती पर राहुल गांधी जो है विवादास्पद बयान देते रहे हैं। खासतौर से अगर बात तक की जाए, संवैधानिक संस्थाओं की बात की जाए, लोकतंत्र की बात की जाए, और इससे पहले अगर हम बात करते हैं सितंबर 2024 की, तो अमेरिका यात्रा के दौरान चीन को लेकर एक बार फिर से अपना जो प्रेम है उन्होंने जग जाहिर किया था। तारीफों के पुल बांधते नजर आए थे चीन के लिए, बताया था कि किस तरीके से वहाँ पे ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने सीधे सीधे लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर इससे पहले भी सवाल उठाए हैं। लगातार वो इस बात को कहते आए हैं कि स्वतंत्र रूप से जो चुनाव आयोग है वो काम नहीं कर रहा है। साथ ही सितंबर 2023 बेल्जियम में राहुल गांधी ने भारत में कहा कि भेदभाव और हिंसा बढ़ी है। उनका कहना था कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जब से इस तरह के मामले बढ़े हैं। मार्च 2023 में ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, चीन मीडिया से विवादास्पद जासूसी मुद्दों पर भी अपना बयान दिया और ये भी आरोप लगाया कि जासूसी की जा रही है, सरकार जासूसी करवा रही है। वहीं मई 2023 की अगर बात की जाए, अमेरिका ही यात्रा पर थे, वहां भी उन्होंने एक बार फिर यही राग अलापा। उन्होंने कहा कि भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। साथ ही मई 2022 की हम बात करें, लंदन में उन्होंने बयान दिया कि देश में ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस तरह के जो आरोप हैं वो लगातार इस तरह के जो बयान हैं वो देते आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारत की जो आंतरिक स्थिति की खासतौर से बात की जाए वो बताते हुए नजर आते हैं। और ये भी कहते हैं कि भारत, विश्व का जो स्थिति है भारत की वो बदल रही है। और जनवरी 2018 बहरीन का ये उनका एक बयान था। उन्होंने कहा कि भारत इस समय संकट में है, समाज में नफरत फैलाई जा रही है। खुद वो इस तरह के बयान देते हैं और आरोप लगाते हैं कि भारत में नफरत फैलाई जा रही है। अगस्त 2018 की बात की जाए, लंदन में उनका बयान आया था, आरएसएस भारत की संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है। ये तमाम वो विवादास्पद बयान है राहुल गांधी के जो उन्होंने दिए हैं। सितंबर 2017 की अगर बात की जाए, टाइम्स स्क्वायर में उन्होंने ये बोला था कि भारत को कुछ ताकतें कहीं ना कहीं बांटती हुई नजर आ रही हैं और दुनिया में भारत की छवि को खराब कर रही हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे भारत की छवि को खराब करने की जो बात कह रहे हैं वो लगातार इस तरह के बयान देते हैं। क्या भारत की छवि इनसे खराब हो रही है, सुदृढ़ हो रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से इसी तरह के जो बयान हैं वो उन्होंने दिया है, खासतौर से चुनाव आयोग को लेकर, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं वो विवादों में बिखरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल हम यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं, लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450, मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो, फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो, लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो। बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मीडिया प्राइम में लगातार हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बिगड़े बोल की, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया भी कहां पर और कब कब उन्होंने भारत के विरोध में इस तरह की जो बयानबाजी है वो करते नजर आए हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या माना जाए, विदेशी सरजमी पर पहुंचते ही राहुल के जो बोल हैं बिगड़ते हुए नजर आते हैं। देश की ना सिर्फ बुराई की बात की जाए, कहां कमजोरियां रही हैं, इस तरह के आरोप लगाते हैं। और जैसा संबित पात्रा ने कहा कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी का विरोध करते करते अब तो शायद देश का ही विरोध करने लगे हैं। देखिए मुकुल, बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं कि राहुल गांधी दरअसल ईडी का गुस्सा इसी पर निकाल रहे हैं। यानी हम जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में जिसमें वो 50,000 के मुचलके पर जमानत पर हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और उसमें ईडी ने चार्जशीट फाइल की है जिसमें बहुत गंभीर आरोप है कि कैसे जो सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको एक कंपनी बनाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उसको हासिल करने का काम किया, और जिस पर यह पूरी जांच चल रही है, चार्जशीट दाखिल हुई है। अब ईडी जब जांच कर रही है, ईडी जब चार्जशीट पहली सामने आई है, तब हमने देखा कि देश भर में अब कांग्रेस के जो नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बचाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है जो ईडी कह रही है। तो अब बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी जो पहले भी विदेश जाते रहे और विदेश की धरती से भारत को बदनाम करने के लेकर कई बयान देते रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि नेता विपक्ष है लोकसभा के, उनकी एक जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि भारत में जो नेता विपक्ष का पद है लोकसभा में या राज्यसभा में बहुत जिम्मेदार पद है। संसद में हम जानते हैं कि वो विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखते हैं, लेकिन आप जब भारत से बाहर विदेश की धरती पर भारत की किसी संस्था को लेकर सवाल उठाते हैं तो सवाल आप पर उठता है कि आप में क्या उतनी गंभीरता है, क्या आप उस पद की गरिमा को समझते हैं जिस पद को धारण कर रहे हैं आप, या फिर जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो ये सवाल राहुल गांधी के बयानों को लेकर पहले भी उठे हैं जब वो विदेश की धरती पर भारत की संस्थाओं को लेकर बयानबाजी करते रहे। अब चुनाव आयोग को लेकर जिन्होंने कहा, हम जानते हैं कि पहले ही मौका दिया जा चुका था। जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से जब मौका दिया गया था तब हमने देखा कि कोई दल उस तरह से सामने नहीं आया। और राहुल गांधी पर यह सवाल इसलिए और गंभीर हो जाता है कि बिना तथ्यों के आरोप लगाने का जो एक मामला है वो राहुल गांधी पर इस बात को लेकर बीजेपी निशाना साधती रही है कि वो जब भी किसी मुद्दे पर बोलते हैं संसद के अंदर या बाहर, वो उसमें तथ्य नहीं होते, वो सिर्फ आरोप लगाकर चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो आरोप सही नहीं है और उसमें तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण सामने नहीं रख पाते। लेकिन जब आप भारत से बाहर विदेश की धरती पर जाते हैं तो देश की गरिमा का ध्यान रखना आपका काम है, फिर आप आरोप लगाते लगाते देश की गरिमा को भूल जाते हैं। तो ये गंभीर सवाल है। इसलिए बीजेपी आज ये कह रही है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, क्या आप देशद्रोही हैं? ये एक बहुत गंभीर बात आज बीजेपी ने कही। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और जिस तरीके से नेता विपक्ष हैं, लेकिन यहाँ तो नजर आता है कि भारत के लिए ही विपक्ष में नजर आते हैं वो, क्योंकि ना सिर्फ आंतरिक मामलों को लगातार बाहर बताना और जिस तरीके से वो पेश करते हैं कहीं ना कहीं, और खुद ये भी कहते हैं कि भारत की छवि खराब हो रही है, लेकिन खुद भी शायद वही काम कर रहे हैं, उसको ही बढ़ावा दे रहे हैं। ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, जब भारत चीन संबंधों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी तब उनके बयान देखें। इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले जब उन्होंने विदेश दौरा किया था तब राहुल गांधी के बयान को देखें, तो इन बयानों से हमेशा ये सवाल उठे हैं कि जब वो विदेश की धरती पर जाते हैं, अमेरिका या कहीं और, तब इस तरह का बयान वो क्यों देते हैं जिससे भारत की जो संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठता हो। और वो भी अब आप नेता विपक्ष के पद पर रहते हुए इस तरह का बयान देते हैं। और इसीलिए बीजेपी ने पहले ये सवाल पूछा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो एमओयू साइन किया था चीन की पार्टी के साथ, और जो फंडिंग हुई थी राजीव गांधी फाउंडेशन पर, उस पर सवाल पूछा था जब इस तरह के बयान सामने आए थे। और अब बीजेपी ये पूछ रही है कि आप पर देशद्रोह का आरोप क्यों न लगाया जाए, और जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की या जिस मामले में हो सकता है कि आगे राहुल गांधी को जेल हो जाए, तब जब भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला है जिससे बीजेपी एक डकैती बता रही है, तो वो तब राहुल गांधी ये गुस्सा, ईडी का गुस्सा इसी पर उतार रहे हैं। ये बात आज बीजेपी ने कही है। बिल्कुल, यानी एक छटपटाहट शायद ईडी की है, और उसी वजह से लगातार जो संस्थाएं हैं, भारत की जो एजेंसीज हैं, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, उन पर लगातार इस तरह के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि उनकी ही छवि खराब की जाए।
तो देखिए, कानूनी विकल्प हर चीज में होता है। आपके खिलाफ अगर कोई चार्जशीट कोई संस्था दाखिल करती है तो आप उसमें आगे सुनवाई के लिए जाइए। आपकी पास वकीलों की एक फौज है। बीजेपी इस बात को कहती है कि कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी है। आप कोर्ट में गए भी थे, आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली जब आपने पूरे मामले को रद्द करने की बात कही थी। क्योंकि इसमें बीजेपी का कहना है कि साफ साफ दिखता है कि कैसे नेशनल हेराल्ड की जो तमाम संपत्तियां हैं दिल्ली, मुंबई, लखनऊ सहित देश भर में, उसको यंग इंडिया कंपनी बनाकर कांग्रेस पार्टी से लोन दिलाकर और फिर उसमें चूंकि 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हैं तो उस यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड को खरीद लिया। और अब ये मामला सामने आया है कि तमाम कांग्रेस शासित राज्यों में किस तरह से नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन दिए जाते रहे खबर के नाम पर, न्यूज़पेपर के नाम पर, जबकि न्यूज़पेपर का प्रकाशन पहले ही बंद हो गया था। तो बीजेपी तमाम सवाल पूछ रही, तमाम तथ्यों को सामने रख रही है। और यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि देखिए, ईडी की चार्जशीट को लेकर, ईडी की जांच को लेकर गुस्सा है नेशनल हेराल्ड मामले में, इसीलिए राहुल गांधी इस तरह का बयान दे रहे हैं, संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। तो अब बहुत गंभीर सवाल बीजेपी पूछ रही है राहुल गांधी से। और कांग्रेस पार्टी के जो नेता देश भर में हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बचाव कर रहे हैं दरअसल ईडी के मामले में, उसमें भी सवाल पूछ रहे हैं कि चिदम्बरम जी ने लगता है कि ठीक से पढ़ा नहीं है या वो जाहिर तौर पर अब देखना होगा किस तरह का बयान अब यहाँ सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता रहे थे किस तरीके से राहुल गांधी के जो बोल हैं बिगड़ते हुए नजर आए हैं और लगातार इस तरह की जो बयानबाजी है वो करते रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद मामले को लेकर भी। दरअसल मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में दायर दोनों याचिकाओं को याचिकाकर्ताओं ने वापस ले लिया है। कोर्ट ने खासतौर से याचिका जल्दबाजी में तैयार हुई है दिखाती है। फिलहाल आपको बता दें, सुवेंदु अधिकारी अगर बात की जाए, आपको बता दें सुकांत मजूमदार जो कि मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले नजर डाल लेते हैं। नहीं, हमारी भी सवाल वही है कि ममता बनर्जी शुरू से कह रही है कि इनको लौटाओ। ममता बनर्जी का प्रेशर है डीएम के ऊपर, एसपीए के ऊपर, दोनों डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन लौटाया गया। लेकिन लोग रहेंगे कहाँ? रहने की जगह नहीं है, घर तोड़ दिया गया, जला दिया गया, तो ये लोग रहेंगे कहाँ? रहने की जगह कोई नहीं है। तो सुकांत मजूमदार को आपने सुना, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार कह रही है कि इनको वापस घर भेजो, लेकिन वो कहाँ रहेंगे क्योंकि जो घर है वो पूरी तरीके से जल चुके हैं, वहाँ पूरी तरह जो जगह है वो नहीं, और ऐसे में लोग अभी भी डरे हुए हैं। आपको बता दें, मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में जो याचिकाएं दायर की थी वो याचिकाकर्ताओं ने वापस ले ली हैं। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि याचिका जल्दबाजी में तैयार हुई दिखती है, इस तरह के मुद्दे पर अधिक गंभीरता बरतने की जरूरत है। याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने मौजूदा याचिका वापस लेकर बेहतर तरीके से तैयार नई याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। इससे पहले सुनवाई में याचिकाकर्ता विशाल तिवारी और शशांक शेखर झा ने अपनी बात रखी। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि जिन लोगों के पलायन की बात याचिका में कही गई है, क्या उससे जुड़ा ब्यौरा याचिका में दिया गया है? याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आर्टिकल 226 के तहत कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती है। मुर्शिदाबाद हिंसा में आपको बता दें कुल 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग राहत शिविर में ठहरे हुए हैं। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और हाई कोर्ट के निर्देश पर ही हिंसा पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बलों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। वहीं भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार चलाना अब ममता बनर्जी के बस की बात नहीं रह गई है। राज्य में अवैध घुसपैठ का मामला हो या फिर धार्मिक आधार पर हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटने की बात हो, ममता बनर्जी की सरकार इसमें सबसे आगे है। ममता बनर्जी जी के बस की बात ही नहीं रही बंगाल की सरकार चलाना। बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण मिलती है, रोहिंग्या मुसलमानों को शरण मिलती है, फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं और धार्मिक आधार पर राज्य में हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम वहाँ पे किया जाता है। रामनवमी के जुलूसों पर पथराव किए जाते हैं, गोली चलाने, आगजनी की घटनाएं होती हैं। मंदिर में जाने पर या हिंदू उत्सव मनाने पर वहाँ पर एक तरह से रोक टोक के लगते हैं। और यही नहीं, जब वक्फ बिल पास होता है तो उसके बाद जानबूझकर वहाँ पर ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहाँ पर हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़े। और कोलकाता से हमारे संवाददाता निशांत राय फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, पहले जानना चाहेंगे, सुकांत मजूमदार जो हैं वो मुर्शिदाबाद पहुंचे थे और पीड़ितों के साथ उन्होंने बातचीत भी की, क्या ताज़ा जानकारी इसकी?
देखिए, सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ितों का हालचाल लिया और उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है, जो मालदा में पलायन करके लोग पहुंचे हैं, जिनको वापस जाने के लिए लगातार प्रशासन दबाव बना रहा है, लेकिन वापस जाएं तो कैसे जाएं मुर्शिदाबाद, वो अपने आवास पर, क्योंकि घरों को जला दिया गया है, राशन और पैसा दोनों उन लोगों के पास नहीं है। और तीसरा जो डर है, वो डर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, जिसकी बड़ी वजह है कि जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन, खासकर पुलिस को काम करना चाहिए था, पुलिस ने वो काम नहीं किया है। और हम भी 3 दिन पहले मुर्शिदाबाद में थे, जब पीड़ितों से हमारी बातचीत हो रही थी, तो पीड़ितों का कहना था कि अभी तक हमें धमकी दी जा रही है कि जैसे ही सेना यहाँ से हटेगी, बीएसएफ यहाँ से हटेगी, तुरंत हम दोबारा हमला करेंगे और तुम्हें बताएंगे कि बाप कौन है। तो ऐसे में अगर उनको लगातार धमकी मिल रही है, उनको डराया जा रहा है, तो कैसे शरणार्थी से लेकर वापस जाएं। और जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं के बयान आए थे, जब हिंदुओं ने वहां से पलायन किया था, खासकर टीएमसी के एक मंत्री ने बात कही थी कि कहीं और थोड़ी पलायन कर रहे हैं, बंगाल पलायन कर रहे हैं। जबकि एक सरकार को अफसोस होना चाहिए कि एक जिले से दूसरे जिले में आखिर नागरिकों को क्यों जाना पड़ रहा है, क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी तक एक भी बार पीड़ितों से नहीं मिली हैं। उन्होंने एक भी बार जाके पीड़ितों को ये उम्मीद नहीं बंधाई है कि राज्य सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, आप अपने आवास पर जाइए, जो भी जरूरत है वो राज्य सरकार, चूंकि राज्य सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की, अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है। तो सवाल यही उठता है कि अगर वो लोग जाए तो किसके भरोसे जाए। और जिस तरीके से उनका नुकसान हुआ है, जो कि डीडी न्यूज ने भी घर घर में जाकर रिपोर्ट की थी कि घर में कुछ नहीं बचा, लोग एक हफ्ते से भूखे थे, तो उन लोगों का किस तरीके से गुजर बसर होगा, इसके लिए क्या योजना है राज्य सरकार के पास। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल पीड़ितों को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल। और निशांत, इसी वजह से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो हैं वो घिरती हुई भी नजर आ रही हैं, लगातार आरोप उन पर लग रहे हैं, सवालों में कटघरे में खड़ी हुई नजर आती हैं, क्योंकि एक पक्ष के साथ ममता बनर्जी ने हिंसा के बाद एक बात कही थी कि बाहरी लोग आए, उन्होंने हिंसा फैलाई और वापस चले गए, जिसमें उन्होंने बीजेपी, आरएसएस, बीएसएफ सबका नाम ले लिया। लेकिन जब स्थानीय पुलिस अपनी रिपोर्ट लेकर सामने आती है तो कहती है कि लोकल लोगों के द्वारा इस तरीके से हिंसा की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा कई सारी ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि हिंसा सुनियोजित है, क्योंकि केवल एक वर्ग के घरों को निशाना बनाना, एक वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाना, एक वर्ग के लोगों को उनके घरों से पलायन करने के लिए मजबूर करना, ये राइट्स नहीं हो सकते हैं। राइट में दोनों पक्षों में लड़ाई होती है, दोनों तरफ से चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एक वर्ग को टारगेट करके और अचानक एक विल के विरोध के नाम पर आप अचानक गलियों में घुस जाते हैं। और लगभग 3 से 4 किलोमीटर का वो इलाका है जहां पर पूरी ये हिंसा हुई थी, वहां पर आप टारगेटेड तौर पर केवल हिंदुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने वहां पर खुद देखा कि एक क्लिनिक डॉक्टर की है और एक हिंदू का राशन की दुकान है। जो डॉक्टर है मुस्लिम है, क्लिनिक पर एक भी कोई भी नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्लिनिक जस का तस है, लेकिन जो राशन की दुकान है उसको बर्बाद कर दिया गया है। तो इसका मतलब चूंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और भीड़ अगर इस तरीके से उपद्रव कर रही है तो जाहिर सी बात है उसको क्लिनिक पर भी नुकसान करना चाहिए। ऐसे ही कई सारे मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें हैं जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो ये पूरी सुनियोजित एक साजिश नजर आती है पहले प्रथम दृष्टया आप देखें तो, लेकिन जांच उस तरीके से नहीं हो रही है। और यही कारण है कि पीड़ितों को विश्वास नहीं हो रहा है कि अगर वो वापस जाते हैं, दोबारा से जिंदगी में अपने गुजर बसर करते हैं, तो क्या राज्य सरकार उनको उस तरीके से बचा पाएगी या नहीं तो कल वो दोबारा से जो चीजें जोड़ेंगे वो फिर हिंसा का शिकार हो जाएगी। जी निशांत, और लगातार अगर देखा जाए तो एक बड़ा सवाल यही है कि जो पीड़ित हैं या आम जनता जो है पश्चिम बंगाल की, उसको ना तो मुख्यमंत्री पर विश्वास है और ना ही जो सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की मानी जाती है, पुलिस पर भी शायद विश्वास नहीं है। निशांत, आवाज मिल पा रही है आपको? जी अपना सवाल पूछे। जी बिल्कुल निशांत, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देखते आए हैं, जो अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की जनता की, तो ना तो मुख्यमंत्री पर विश्वास नजर आता है उनका और ना ही जो सुरक्षा की जिम्मेदारी मानी जाती है पुलिस की उस पर भी विश्वास नहीं है। और उसी वजह से उनकी भी शायद इच्छा यही है कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल जो वहां पर तैनात है, अगर वो तैनात रहते हैं तब तक वो खुद को महफूज मान सकते हैं।
देखिए, त्रासदी है कि किसी भी राज्य के आम नागरिकों को ये कहना पड़ रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बल हमारे घरों के बाहर तैनात किए जाए। हमने देखा है कई राज्यों में विरोध होता है कि हमारे प्रदेश में बाहर की सुरक्षा क्यों, लेकिन बंगाल में इसका उलट है और नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों पर जो है वो निर्भर हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ी बात है कि बंगाल पुलिस का पूरी तरीके से फेलियर होना, जो नागरिकों में एक पुलिस का विश्वास होता है, विश्वास पूरी तरीके से खो देना, और इसका असर ये हो रहा है कि वहां पर जो हिंसा हो रही है और जो हिंसा करने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से निश्चिंत हैं क्योंकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ पीड़ित डरे हुए हैं कि दोबारा हिंसा ना हो। और सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी ने अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट तक नहीं जारी किया। एक बड़ी बात होती है कि आप घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, दूसरी बड़ी बात होती है अभी तक ममता बनर्जी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि पीड़ितों से कहें कि आप अपने घरों को वापस जाइए। ममता बनर्जी और राज्य सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी और आगे कोई हिंसा होती है और हिंसा में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ममता बनर्जी शांति बनाए रखने की तो अपील करती हैं, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरीके से पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचानी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है, बल्कि उल्टा आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीएसएफ ने ये किया है, इसने ये किया है, उसने ये किया है, जबकि लोकल पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि स्थानीय नागरिकों का हिंसा में पूरी तरीके से भूमिका है। जी बिल्कुल, और शायद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो हैं पीड़ितों को अभी पीड़ित मानने को ही तैयार नहीं है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का यही रवैया है और इसी रवैये के चलते बंगाल में हम केवल ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि वक्फ कानून आया, सीएनआरसी के बाद हमने देखा, नुपुर शर्मा के बयान के बाद हमने देखा, मतलब अगर देश में कहीं भी कुछ ऐसे विवाद हो तो उसका असर बंगाल में दिखाई देता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और बार बार क्या बंगाल में इस तरीके से चीजें हो रही हैं तो उनको किसकी शय मिली हुई है? क्या बंगाल में हिंसा करने वालों को यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल भरोसा नहीं है? क्या उनको पुलिस का जो एक डर होता है, पुलिस का जो इकबाल होता है, वो यहाँ पर कायम नहीं है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिसका जवाब राज्य सरकार को देना है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देना है। जी बिल्कुल, और उन्हीं सवालों के जो जवाब हैं वो देने में फिलहाल विफल नजर आ रही हैं। और अभी तक अगर देखा जाए, जो प्रदेश की जनता है, जो राज्य की जनता है, उस पर भी उनका जो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो फिलहाल जनता का नजर नहीं आता। लेकिन इस बीच आपको बता दें, वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के बाद आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है उन्होंने कहा, और साथ ही बंगाल सरकार और बंगाल के मुख्यमंत्री ने अब तक इस घटना की निंदा तक नहीं की, ये कहना था उनका। 11 तारीख को इस मंदिर को पूरी तरीके से वैंडलाइज किया गया। देव देवियों की मूर्ति जो थी उस मूर्ति को तोड़ा गया और उस मूर्ति को अपमानित भी किया गया। टोटल 56 शॉप्स जो हिंदुओं के थे उसे तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से लूट लिया गया। एक भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से स्पेशली इस तरीके की घटना की निंदा करती हुई कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। तो सुना आपने सुकांत मजूमदार को जो कहते नजर आ रहे हैं कि निंदा तक यहाँ पर नहीं करती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेडी वेंस के भारत यात्रा को लेकर। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस 4 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके साथ पूरा परिवार भारत की यात्रा पर है। उपराष्ट्रपति का पालम हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी अगवानी की। वेंस के तीनों बच्चे इस दौरान भारतीय परिधानों में नजर आए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जिनका भारत पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज पहले दिन वेंस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। वेंस के साथ अमेरिकी प्रशासन के कुछ अधिकारी भी हैं। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाने की उम्मीद है। इस मुलाकात में भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की जा सकती है। अमेरिका रवाना होने से पहले वेंस अपने परिवार के साथ जयपुर और आगरा भी जाएंगे।
और भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सपरिवार अक्षरधाम मंदिर के दर्शन भी किए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति अक्षरधाम में करीब 55 मिनट रहे। उपराष्ट्रपति ने भगवान स्वामीनारायण के चरणविंद के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने भारत उपवन का दौरा किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति का पूरा परिवार साथ में था। अक्षरधाम मंदिर की प्रवक्ता राधिका शुक्ला ने कहा कि उनका अनुभव अविस्मरणीय था। भगवान स्वामीनारायण के चरणारविंद के साथ उन्होंने यात्रा का आरंभ किया। आगे बढ़ते उन्होंने भारत उपवन के दर्शन किए। गार्डन देख के उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। आगे जाके उन्होंने गजेंद्र पीठ का दर्शन देखा। वहाँ पे गजेंद्र पीठ करके बहुत ही अच्छा एक हाथी की परिक्रमा बनाई है, जहाँ पे 3 डिफरेंट एलिमेंट के साथ वहाँ पे रखा गया है। एलिफेंट विथ नेचर, एलिफेंट विथ डिवाइन और एलिफेंट विथ ह्यूमन। तो वो नक्काशी देख के वो बहुत ही अभिभूत हो गए। फिर ऊपर गए वो गर्भगृह में भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति ऐसे मनोहर दर्शन करके उन्होंने वहाँ पे विश्व शांति के लिए और सभी के बीच में सुहृद भाव और संवादिता बनी रहे, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। अक्षरधाम की ये जो मुलाकात उनकी रही तो वो यादगार बनी रहे, उसके लिए उनको एक स्मृति भेंट भी दी गई थी, ताकि अविस्मरणीय ये उनकी जो याद है वो हमेशा बनी रहे। तो अक्षरधाम में दर्शन के बाद किस तरह का उनका अनुभव रहा, इसकी जानकारी दे रही थी राधिका। और खासतौर से अगर देखा जाए क्या मायने हैं जेडी वेंस की इस भारत यात्रा के, इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि इस ऐसे वक्त में जब हम बात करते हैं अमेरिका जो कि कहीं ना कहीं सुर्खियों में है, वो भी टैरिफ के चलते, ऐसे में जेडी वेंस की जो यात्रा है, द्विपक्षीय वार्ता भी होगी प्रधानमंत्री के साथ, क्या कुछ खास रहने की उम्मीद है? हाँ, देखिए, जेडी वेंस की यात्रा को इस तरीके से समझें कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिकी प्रशासन में उनकी दूसरी स्थिति है, वो दूसरे नंबर के हेड है। तो ऐसे में उनकी पहली भारत यात्रा, और वो कहें कि एशिया की भी पहली यात्रा हो रही है, और एशिया की पहली यात्रा भारत में हो रही है। उसके पहले वो यूरोप गए हैं, वो जर्मनी में गए हैं, वो फ्रांस में गए हैं, अभी वो इटली से यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन भारत में आने का मतलब ये है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को डोनाल्ड ट्रंप प्राथमिकता देते हैं, और इसीलिए अपने विशेष दूत के रूप में उन्होंने अपने सहकर्मी को भेजा है, और वो जानना चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में मैक्सिमम कन्वर्जेंस क्या हो सकता है, और उस मैक्सिमम कन्वर्जेंस। बिल्कुल अखिलेश, आपको यहाँ मैं रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जो है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल पोप फ्रांसिस का निधन हो चुका है, ये जानकारी दी जा रही है। वेटिकन सिटी के से वीडियो एक जारी किया गया है। 88 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है, वेटिकन सिटी में निधन हुआ है, और ये जानकारी जो है एक वीडियो बयान जारी करके दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर पोप फ्रांसिस का जो निधन है वो हो चुका है। लगातार शांति की अपील करते हुए नजर आते थे, किस तरीके से विश्व जो है शांति मार्ग पर चल सकता है। लेकिन फिलहाल पोप फ्रांसिस का निधन हो चुका है, और साथ ही साथ एक वीडियो संदेश जारी किया गया है, जिसमें ये जानकारी दी गई है उनके निधन को लेकर। 88 वर्ष की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है, और उनकी कुछ तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं। लेकिन जो ताज़ा जानकारी मिल रही है, वेटिकन सिटी में उनका निधन हुआ है। 88 वर्ष के थे पोप फ्रांसिस, और पिछले कुछ समय से बताया जा रहा था कि जो स्थिति बनी हुई थी, और खासतौर से हमारे संवाददाता अखिलेश जो हैं लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, पोप फ्रांसिस का निधन हो चुका है 88 वर्ष की उम्र में। बताया जा रहा है कि एक वीडियो बयान जारी करके ये जो जानकारी है साझा की गई है। देखिए, पोप फ्रांसिस बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, और कहा जाता है कि उनको 3 बार न्यूमोनिया हो चुका था। इसके कारण वो तकरीबन अपने घर में कैद थे, अपने आवास में कैद थे, और वेटिकन सिटी में जो उनका आवास भी है, वो चर्च भी है, उसमें ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वो शायद फ्राइडे प्रेयर जो है अभी गुड फ्राइडे को, उसमें वो नहीं आ पाएंगे अपनी अशक्ता के कारण। लेकिन एक कह सकते हैं कि सुखद सूचना लोगों को यह मिली कि पोप फ्रांसिस ने वहां पे उस फ्राइडे प्रेयर में लोगों को
अपने आप को दिखाया, उन्होंने वो पेश हुए। तो एक तरह से कहे कि उन्होंने पूरे दुनिया का जो क्रिश्चियन समुदाय है उस क्रिश्चियन समुदाय को जाने के पहले उन्होंने अपना संदेश, अपना दर्शन करा दिया। और निश्चित तौर पे आज के समय में जब पोप फ्रांसिस कई मामलों में इंटरवेन किया करते थे, कई मामलों में वो बोलते थे कि ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, और कई बार उनकी बातें कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगी थी। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी बातों को पसंद नहीं किया था जब पोप फ्रांसिस ने यह कहा था कि ये जो टैरिफ का मामला है ये सही नहीं है, इससे दुनिया में को शांति नहीं मिलेगी, दुनिया में एक तरीके से कहे कि टकराव बढ़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अच्छा नहीं माना था। जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्होंने भी इस पे तीखी टिप्पणी की थी। लेकिन पोप फ्रांसिस को एक गाइडिंग लाइट के मामले के रूप में देखा जाता है पूरे क्रिश्चियन समुदाय में। क्रिश्चियन कंट्री जितने हैं वो पोप फ्रांसिस को अपने धार्मिक नेता के रूप में देखते हैं और उन्हें एक सम्मान देते हैं। और इसलिए पोप फ्रांसिस का जाना निश्चित तौर पे सबके लिए बहुत ही हताशा की बात है, एक तरीके का हादसा है। और कह सकते हैं कि अभी जो पूरा उनका लीनिएज है, हालांकि उनका एक लीनिएज तैयार रहता है कि एक जब पोप फ्रांसिस की मौत हुई तो उसके बाद दूसरा नंबर पे हो, वो तैयार रहते हैं, उनका पूरा जो एक हायरार्की बना हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पे 88 साल की उम्र पोप फ्रांसिस का जाना, और ऐसे समय में जब दुनिया तरह तरह के अशांति से उलझ रही है, वो उसके से रूबरू है, ऐसे में लोगों को लगता है कि एक आवाज जो कि वो कह सकते हैं कि बनने की कोशिश कर रहे थे, उन तत्वों को एक हताशा हुई है। खास करके जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो गलत है, कर रहे हैं। तो पोप फ्रांसिस एक धार्मिक नेता भी थे, एक ऐसे मामलों पे इंटरवेन भी करते थे। बिल्कुल अखिलेश, ना सिर्फ उनकी छवि एक धार्मिक नेता के रूप में, बल्कि जिस तरीके से आपने कहा कि विश्व में जिस तरीके से एक अशांति का जो माहौल नजर आया, तो ऐसे में हमेशा शांति के पक्षधर वो नजर आए। और इस बात को लेकर अपने जो बयान है वो भी हमने देखा समय समय पर उन्होंने जारी किए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो पोप के जो रोम के पोप हैं जो वेटिकन सिटी में बैठते हैं, वो पहले जो पोप हुए हैं उनकी भी परंपरा ऐसी रही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बोलते हैं। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बोलने के लिए वो किसी देश में चले भी जाते हैं, यहाँ तक कि इराक जैसे मसले पे, ईरान जैसे मसले पे, इन सारे मसलों पे वो बोलते हैं। और एक कोशिश ये होती है जो पोप की भूमिका जो शांति के दूत के रूप में उनको स्थापित करने की कोशिश होती है, वो टकराव को कम करने के लिए, खत्म करने की कोशिश वो करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भी वहां गए वेटिकन सिटी में, उन्होंने पोप से मुलाकात की, पोप का उन्होंने शुभेच्छा जाहिर किया, और पोप की शुभेच्छा उन्हें मिली भी। वो एक ऐतिहासिक तस्वीर है, कई बार वो पोप से मिलने के लिए। तो इस रूप में कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे ये क्षति है न सिर्फ वेटिकन सिटी के लिए, न सिर्फ क्रिश्चियन समुदाय के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के वैसे सारे लोगों के लिए एक क्षति है जो कि शांति की कामना करते हैं। और ऐसे में जो धार्मिक नेता है उनकी क्या भूमिका होती है, इसके भी पोप फ्रांसिस एक मॉडल बने कि उन्होंने अमेरिका जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, क्रिश्चियनिटी वहां की सबसे बड़ी क्रिश्चियनिटी जनसंख्या है, वैसे में अमेरिका के राष्ट्रपति को एक आईना दिखाने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि ये सही नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनका कद बहुत बड़ा हो गया है आज की तारीख में। जी बिल्कुल अखिलेश, और ऐसे में ना सिर्फ शांति के पक्षधर बल्कि अगर बात की जाए मानवता के कल्याण के लिए क्या उचित हो सकता है, उस कदम को उठाने पर कहीं ना कहीं जोर देते हुए नजर आते थे पोप फ्रांसिस। बिल्कुल, पोप फ्रांसिस की हमेशा ऐसी ही भूमिका रही है, क्योंकि तो देखिए जो क्रिश्चियनिटी का एक जो बहुत बड़ा एक दुनिया में रोल ये रहा है कि खासतौर पे वो जो इसके मामले में, चिकित्सा के मामले में, शिक्षा के मामले में, गरीबों को सांत्वना देने के मामले में, जिन तक कोई नहीं पहुंचता उन तक पहुंचने के मामले में क्रिश्चियन चर्च की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और पोप फ्रांसिस लगातार इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के पक्ष में हमेशा रहे, उन्होंने मदद दी है। और हमने देखा था एक समय जो मदर टेरेसा थी, उन्होंने एक समय जो भारत में काम किया था, अविस्मरणीय काम किया था, इसके चलते उन्होंने वहां पे एक खास स्थान दिया गया वेटिकन सिटी के छत में। तो इस रूप में कहे कि पोप फ्रांसिस की जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा से हमेशा दुनिया में एक लोगों को कह सकते हैं गाइडिंग लाइट मिलता रहा है, एक ऐसा दर्शन लोगों को मिलता रहा कि कोई है जो हमारे साथ, हमारे दुखों में साथ है, सांत्वना के शब्द हैं उनके पक्ष में। और इसीलिए शायद वो गुड फ्राइडे के प्रेयर में वो अपने
कह सकते हैं कि परकोटे से खिड़की से उपस्थित हुए लोगों को दर्शन दिया। और कई बार होता है कि ऐसे समय में जब कोई महान आत्मा होती है वो जाने के पहले अपना एक संदेश लोगों को देकर जाती है, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जो वेटिकन सिटी में उस समय उपस्थित लोग थे चर्च के सामने, और उसके अलावा जो टेलीविजन के माध्यम से जिन्होंने देखा, तो उनको यह आशा नहीं थी, लेकिन उनका आना उसमें दर्शन देना एक बहुत बड़े सांत्वना के रूप में वो न सिर्फ अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे दुनिया के ऐसे गरीब जो ऐसे उपेक्षित वर्ग है उनके लिए एक सांत्वना का संदेश बना था। जी बिल्कुल अखिलेश, और ऐसे में अगर देखा जाए, क्योंकि ना सिर्फ किसी को जागरूक करने की बात कही जाए या लोगों में जब संदेश देने की बात हम करते हैं, तो अपने आप में एक अलग छवि पोप फ्रांसिस की रही, और शायद अंतिम बार भी अपनी छवि के जरिए जो उनके अनुयायी हैं उनको जब उन्होंने दर्शन दिए, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक आखिरी मौके पर भी संदेश देकर वो गए। हाँ, निश्चित तौर पे ये बहुत ही कह सकते हैं कि सुखद आश्चर्य हुआ था उस समय लोगों को जो वेटिकन सिटी में उस समय मौजूद थे। गुड फ्राइडे आप जानते हैं कि एक दुख की घड़ी होती है, और वैसे में जब वो फ्रांसिस ने आकर अपना को प्रदर्शित किया, वहां लोगों को दिखाया कि हम हैं आपके साथ इस दुख की घड़ी में, तो निश्चित तौर पे लोगों के मन में बहुत ही जो कह सकते खुशी का माहौल बना था। उनको लगा था कि हाँ, हमारे जो धार्मिक गाइड है वो हमारे बीच में मौजूद है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो समुदाय के लोग हैं, उन्होंने कई जगह अपने सोशल मीडिया में भी लोगों ने अपने आप को रिएक्शन दिया कि अविस्मरणीय क्षण था कि लोग यह मान रहे थे कि वो फ्रांसिस बहुत बीमार है, वो नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने आए। और एक जो परंपरा है क्रिश्चियनिटी की कि गुड फ्राइडे के दिन वो अपना दर्शन देते हैं, वो उन्होंने दर्शन दिया, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें मना कर रखा था कि उन्हें इन्फेक्शन का खतरा है, उसे मिलना भी बंद था, तकरीबन सभी का मिलना बंद था। और ऐसे में जब वो आए थे तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका अंतिम संदेश जो था पूरी दुनिया को, अपने अनुयायियों को, और खास करके दुनिया के उन शासकों के लिए भी जो शासन करते हैं, और उनके लिए वो गाइडिंग लाइट के रूप में उन्होंने कुछ बातें कही, कुछ रिएक्शन किया था। इससे बहुत लोगों को सांत्वना मिली थी कि चलो, राजनीति के अलावा एक धार्मिक व्यक्ति भी इस तरह की बातें बोलता है, तो निश्चित तौर पे एक अविस्मरणीय घटना थी लोगों के लिए। और लोगों को लगा था कि पोप फ्रांसिस ने हिम्मत की है, जो उनको बोलना चाहिए ऐसे समय में उन्होंने बोला है। और आज जब वो नहीं है तो एक निराशा का समय है, लेकिन जब होता है कि अपनी उम्र में जब आप कुछ बहुत अच्छा काम कर देते हैं, कुछ बहुत ही हिम्मत का काम कर देते हैं, और खास करके जब बड़े लोगों के, बहुत ताकतवर लोगों को जब आईना दिखाते हैं, उनके बताते हैं कि आप ये सही नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपकी छवि, आपका कद और बढ़ जाता है, और एक वो मिसाल बन जाती है सबके लिए। तो पोप फ्रांसिस ने यही मिसाल बनाया है, और इसी मिसाल के बाद वो दुनिया से रवाना हो गए। जी बिल्कुल, एक ना सिर्फ एक मिसाल बल्कि एक अलग, जो कि हम मान सकते हैं अखिलेश आने वाले न जाने कितने ही सालों तक, कितने ही वर्षों तक वो प्रकाशमान रहेगी। तो लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं खबर, जो पोप फ्रांसिस हैं उनका निधन हो चुका है। दरअसल काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे पोप फ्रांसिस। करीब 88 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अलविदा यहाँ पर आपका अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे थे, पोप फ्रांसिस जिनका निधन हुआ। और आइए अब खबरों में हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नक्सलवाद पर प्रहार को लेकर। जी हाँ, झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों को नक्सल के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, और मारे गए नक्सलियों में से एक की शिनाख्त भाकपा माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर प्रयाग माझी के रूप में हुई है। उस पर राज्य सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा था। उसे नक्सली संगठन में विवेक के नाम से जाना जाता था। पिछले कुछ महीनों से वह गिरिडीह की पार्श्वनाथ पहाड़ी और आसपास के इलाकों में सक्रिय था। झारखंड के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा में 100 से भी अधिक नक्सली वारदातों में उसका नाम आया था। सीआरपीएफ और पुलिस बल की संयुक्त टीम लतपनिया थाना क्षेत्र के लुगु पहाड़ और उसके तराई वाले जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान जंगल में छिपे नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की। सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवान शामिल हुए। फिलहाल मुठभेड़ अभी जारी है। झारखंड में इस वर्ष पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अब तक कई नक्सली ढेर हो चुके हैं।
और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से। दिवाकर, कितनी बड़ी सफलता इसको माना जाए? नक्सलवाद पर जब प्रहार की हम बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी सफलता? क्योंकि झारखंड में एक तरीके से जो नक्सलवाद है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लगभग जितने भी पॉकेट्स थे, चाहे वो गिरिडीह का इलाका हो, गढ़वा का इलाका हो, हजारीबाग का इलाका हो, बोकारो का इलाका हो, जमशेदपुर और उसके आसपास के जो चाईबासा के इलाके हैं, सरायकेला, खरसावां, इन तमाम जगहों पर लगभग जो कह सकते हैं कि नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। एक जो पॉकेट्स बचा हुआ है वो चाईबासा का पॉकेट्स है, जहां सरंडा के जंगल के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर नक्सलवाद जो एक अंतिम सुगबुगाहट उनकी है, छटपटाहट है, वो सिर्फ देखने को मिल रहा है। और उसी के तहत वहां से नक्सली, क्योंकि वहां पर लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं, सुरक्षा बलों द्वारा, सीआरपीएफ द्वारा, तमाम लोगों द्वारा वहां पर जो कमान संभाल लिया गया है और उसके बाद जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसके बाद नक्सली वहां से भागे थे। और उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि जो बिहार से झारखंड से सटे हुए सीमावर्ती इलाके हैं, जमुई, वहां से भी कुछ नक्सली गिरिडीह के रास्ते बोकारो में आकर छुपे हुए थे। उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली है तो सुबह करीब 5 बजे ये नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन यहां पर चलाया गया था। करीब 2.5 घंटे तक मुठभेड़ चला है, जिसमें 8 नक्सलियों को मारा गया है। दिन में से केंद्रीय कमेटी मेंबर जिसका कि आप जिक्र कर रहे थे विवेक, वो 1 करोड़ का इनामी था। इसके अलावा 2 जो जोनल कमेटी मेंबर थे उनको भी पुलिस ने मार गिराया है। तो 3 बड़े नक्सलियों समेत 8 नक्सलियों को यहां पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। अभी थोड़ी देर पहले जो पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 8 नक्सलियों के सब बरामद कर लिए गए और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर घेराबंदी की गई है ताकि जो बचे खुचे नक्सली हैं वो किसी तरीके से भाग कर यहां से निकल नहीं पाए। और साथ ही साथ हौसला, जो हमारे जवान है उनका हौसला बढ़ाने के लिए डीजीपी ने घोषणा की है कि इस ऑपरेशन में जितने भी जवान शामिल रहे हैं उनको 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि दी जाएगी और सबों के बीच बांटा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने नक्सलियों को भी चेतावनी दी है कि अगर वो सरेंडर पॉलिसी को नहीं मानते हैं और मुख्य धारा में नहीं लौटते हैं तो उनका अंजाम भी कुछ उसी तरीके से होगा जो अंजाम आज 8 नक्सलियों का हुआ। तो एक तरीके से चेतावनी भी और जवानों का हौसला अफजाई भी डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। निश्चित तौर पर झारखंड में जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें चाहे वो गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ का इलाका हो, चाईबासा के सरंडा के जंगल हो, चाहे फिर बोकारो के ये लुगु पहाड़ी का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन चल रहे हैं। और जो नक्सलियों ने अपना जाल बिछा कर रखा था, आईडी ब्लास्ट करने के जरिए जवानों को डराने का जो मंसूबा उन्होंने पाल रखा था, उसको भी लगातार यहां पर नाकाम किया जा रहा है। लगातार जो वैसे बम है निरोधक दस्ते के जरिए उनको पकड़ा जा रहा है और उसको जो है वो निष्क्रिय किए जा रहा है। तो ये एक जो मनोबल तोड़ने की कोशिश है, इसी छचपटाहट के जरिए जो नक्सली है वो किसी दूसरे इलाके में निकलकर कुछ सुगबुगाहट पैदा कर रहे हैं। लेकिन नजरें बनी हुई है और लगातार सुरक्षा बल को जैसे ही सूचना मिलती है इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देकर जो अंतिम ऑपरेशन एक तरीके से कहें झारखंड में वो किया जा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो नक्सलियों के लिए टारगेट जो दिया गया है कि 2026 तक देश को नक्सल मुक्त किया जाएगा, उसमें झारखंड महती भूमिका निभाएगा। और झारखंड की तरफ से भी लगातार इस मामले में प्रयास हो रहे हैं कि नक्सलियों के जो मंसूबे हैं उसे बेनकाब किया जाए और उनका खात्मा किया जाए। उस कड़ी में यह बहुत बड़ी सफलता आज जो पुलिस ने यहां पर अंजाम दिया है और जो 8 नक्सली मारे गए हैं उसमें कई बड़ी नक्सली भी हैं। जी बिल्कुल दिवाकर, लेकिन जिस तरीके से न सिर्फ नक्सल मुक्त हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं बल्कि इसमें खासतौर से जो सरेंडर पॉलिसी भी रही है उसकी भी एक कारगर भूमिका नजर आती है, क्योंकि अब उसी वजह से शायद जो बाकी नक्सली हैं मुख्य धारा में भी लौटना चाहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सरेंडर पॉलिसी का एक बड़ा इंपैक्ट होता है। जिस तरीके से आपको याद हो कि लगातार पिछले कुछ महीनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं और उसके बाद नक्सलियों को उन्होंने सीधा मैसेज दिया कि सरकार की सरेंडर पॉलिसी है, उसके तहत आप मुख्य धारा में लौटिए, आपको मुख्य धारा में लौटने के बाद तरह तरह की सुविधाएं दी जाएगी। उसी तरह की सुविधाएं झारखंड में भी दी जाती है, जिसका कि आज जिक्र पुलिस महानिदेशक ने भी किया कि अगर आप मुख्य धारा में लौटते, कई ऐसे नक्सली हैं जो पहले अगर मुख्य धारा में लौटे हैं और पुलिस में आज वो सेवा दे रहे हैं और उसके जरिए राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भटके हुए लोग हैं, जो किसी तरीके से उपद्रवियों के चंगुल में फंसकर भटक जाते थे मेन स्ट्रीम से, उनको मुख्य धारा में वापस लाने के लिए एक बकायदा जो हम कह सकते हैं एक पॉलिसी चलाई गई है ताकि नक्सली मुख्य धारा में लौटे, उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उनके परिवार के लोगों का मनोबल बढ़ाया जाए और जो मुख्य धारा से किसी तरह से छूट गए थे उनको किस तरीके से लाया जाए, इसके लिए भी लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। और पुलिस के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि सरेंडर पॉलिसी का फायदा उठाकर जो नक्सली वापस आते हैं उनका निश्चित तौर पर सरकार भी उनका हौसला अफजाई करेगी और उनको सुरक्षा भी देगी ताकि
जो उनके अगली पीढ़ी है वो सुकून से और चैन से जी सके। जी बिल्कुल दिवाकर, लेकिन भाई जिस तरीके से 8 जो नक्सली हैं वो तो ढेर हो चुके हैं, लेकिन क्या माना जा रहा है और कितने नक्सली हैं? क्योंकि अभी भी जो आप बता रहे थे जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन भी जारी है, मुठभेड़ की भी अगर बात की जाए। देखिए, निश्चित तौर पर यह लगातार कहा जा रहा है झारखंड में पिछले कुछ दिनों में जो कहा जाता है कि सिर्फ एक चाईबासा का इलाका जो आसपास के इलाके हैं, सारंडा के जंगल है, उसी जगहों पर गिने चुने नक्सली बच गए हैं और वहां पर लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन दिन और रात 24 आवर्स चल रहा है। तो वैसे में नक्सली भागकर दूसरे इलाके की ओर जा रहे हैं। वैसे में कहा जा रहा है कि कल करीब 2 दर्जन 2.5 दर्जन के आसपास नक्सलियों के यहां आने की सूचना पुलिस को मिली थी और वैसे में कहा जा रहा है कि 8 नक्सली मारे गए हैं और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ सब की बरामदगी वहां और भी हो सकती है। तो अभी आंकड़े शाम तक कुछ और भी उसमें अपडेट हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं उससे निश्चित तौर पर नक्सलियों का खात्मा होगा, समाप्ति की ओर वो है। और जो 1-2 पॉकेट्स बचे हैं, चाहे वो पारसनाथ का इलाका, गिरिडीह का, क्योंकि यही 2-3 पॉकेट्स है जहां भागकर नक्सली शरण लेते हैं, छुपते हैं। बिहार का जो जमुई का इलाका है, जो गिरिडीह से सटा हुआ इलाका है, तो ये जो इस इलाके के 2-3 छोटा नागपुर से सटे हुए इलाके हैं, उन जगहों पर किस तरीके से नक्सलियों को खत्म किया जाए उसको लेकर पुलिस विभाग में आज मंथन भी चल रहा है। डीजीपी एक महत्वपूर्ण बैठक भी कर रहे हैं और तमाम जो सुरक्षा बल की एजेंसियां हैं वो उस बैठक में शामिल होगी और उसके बाद ऑपरेशन को किस तरीके से अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाए उस पर एक फाइनल रणनीति बन सकती है। जी बिल्कुल। और खासतौर से दिवाकर अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो नक्सलवाद को खत्म करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अब क्षेत्र में जो कहीं ना कहीं विकास को भी उसके जरिए गति मिलती नजर आ रही है। क्योंकि अब से पहले एक डर दहशत का माहौल होता था, जो योजनाएं हैं वो क्रियान्वित नहीं हो पाती थी, जो काम है वो नहीं हो पाता था, लेकिन अब जो सरकार ने कहा वो होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर नक्सलियों का जो एक सबसे बड़ा मंसूबा था कि कनेक्टिविटी को नहीं होने दिया जाए, उस कनेक्टिविटी को रोकने का प्रयास हमेशा नक्सलियों द्वारा किया गया, चाहे वो गढ़वा का इलाका हो, लातेहार का इलाका हो, पारसनाथ का इलाका हो, लुगु पहाड़ी का इलाका हो, खूंटी के कुछ दुर्गम इलाके, ये तमाम जो इलाके हैं वहां पर नक्सलियों का पहला मोटो रहता था कि वहां पर सड़कों का निर्माण ना हो। अगर कोई कंपनियां सड़क बनाने जाती थी तो उनको पोकलेन को जला दिया जाता था, उनके जो साजो सामान थे उसको जला दिया जाता था ताकि यहाँ पर विकास की गतिविधियां नहीं हो। तो वैसे में लोगों ने भी उसका प्रतिशोध किया और जो ग्रामीण इलाके के लोग थे वो एक तरीके से सरकार और पुलिस के साथ मिलकर नक्सलियों का वहां पर प्रतिशोध करना शुरू किया। उसी का ये अंजाम हुआ कि नक्सली के मंसूबे टूटे और उसके बाद विकास की किरण, चाहे वो आप आज बूढ़ा पहाड़ तक भी आप सड़कों से आप जा सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी का जाल बिछने से क्या फायदा हुआ कि नक्सली अपने आप खत्म होने लगे। उन्हें भी लगा कि उनके बच्चों का भी भविष्य, अगर वो मेन स्ट्रीम में आते हैं तो उनके बच्चों का भविष्य हो सकता है, उनके परिवार का भविष्य हो सकता है, तो उसका भी इंपैक्ट और विकास की किरण जो उन इलाकों में पहुंची है। और जो सरेंडर पॉलिसी है, किस तरीके से उनको सरेंडर पॉलिसी का फायदा मिला है, उनके बच्चे आज अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो तमाम तरह की सुविधाएं जब उन लोगों को मिलने लगी तो निश्चित तौर पर उससे दूसरे लोग भी प्रभावित हुए जो एक तरीके से उपद्रवी तत्व बन गए थे, मुख्य धारा से वो बाहर चले गए थे। वैसे लोगों को वापस लाने के लिए जो अभियान चलाया गया उसका भी इंपैक्ट हुआ और उसके जरिए अब जब वो विकास की किरण उन इलाकों में पहुंच रही है तो निश्चित तौर पर दूसरे लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं और उस विकास की किरण का फायदा उठाने लगे हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं दिवाकर, अगर पिछले वर्ष की हम बात करें या इस वर्ष की भी अगर बात की जाए, जितना जनवरी से लेकर अब तक की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं एक सख्त एक्शन जो है वो नजर आ रहा है नक्सलवाद के खिलाफ। एकदम निश्चित तौर पर आपको हम थोड़ा सा बैकफ्लैश में लेके चलते हैं। आपको याद होगा कि नक्सल झारखंड में भी कुछ दिनों पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव जब हुए तो ये तमाम तरह के जब चुनाव होने के, लोकसभा के चुनाव पहले हुए थे फिर विधानसभा के चुनाव हुए। इस दौरान बूढ़ा पहाड़ का जो इलाका था, हमको याद होगा कि वहां पे वोट लोग नहीं करते थे। मतलब मैं जब उस इलाके में पहुंचा और सरायकेला खरसावा हो, खूंटी के कई इलाके में मैं पहुंचा था, उन इलाकों में मैंने पाया था कि कई ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 70 वर्ष हो गई थी, 60 वर्ष हो गई थी, उन्होंने कभी वोट नहीं किया था, लेकिन पहली बार उन्होंने वोट किया। तो ये क्या नक्सलियों के खिलाफ जो डर और खौफ था वो खौफ खत्म हुआ और वो खौफ सुरक्षा बलों ने खत्म किया, जिसकी वजह से लोग मेन स्ट्रीम में शामिल हुए। ये एक बड़ा बदलाव जो है जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला है पूरे देश भर में, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है। जी, जाहिर तौर पर एक बड़ा बदलाव यही देखने को मिला है। तो उसी का एक पॉजिटिव इंपैक्ट, वही मैं कहानी आपको बता रहा था कि किस तरीके से कड़ा प्रहार जो है वो किया जा रहा है और उसके खात्मे को लेकर लगातार सरकार नक्सलवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जाना आपने किस तरीके से लगातार सरकार जो है वो एक्शन मोड में पूरी तरीके से काम कर रही है और उसका जो असर है वो भी नजर आने लगा है। फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।